हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कानून। तो जो कानून है, कानून शब्द किससे आया है? तो ये आंग्ल भाषा के लॉ शब्द का हिंदी रूपांतरण है, लॉ शब्द का, जिसकी उत्पत्ति वास्तव में ट्यूटेनिक लैग से हुई है। जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ऐसी वस्तु जो सदा स्थिर, अस्थायी और निश्चित तथा सभी परिस्थितियों में समान रूप रहे। तो इसका ये होता है अर्थ। तो ये समझ गए होंगे। ऑक्सफोर्ड के शब्दकोश में इसकी परिभाषा अगर देखी जाए तो क्या दिया गया है? तो ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में इसकी परिभाषा दिया गया है कि सत्ता द्वारा आरोपित आचार व्यवहार के नियम के रूप में की गई है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसकी जो व्याख्या की गई है इस प्रकार से की गई है। अब आइए हम लोग देखते हैं कानून की परिभाषा। तो जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज़ें हैं वो यही सारी चीज़ें हैं। अब इसमें क्या किया जाता है कि प्लेटो ने कानून की क्या परिभाषा दी, अरस्तू ने कानून की क्या परिभाषा दी, या फिर ये जो आपके सेंटेंस हैं ये दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसको किसने कहा था। तो आइए हम लोग यही सारी चीज़ों पर हम लोग देखते हैं। विधि की उत्पत्ति उन अनुभवों द्वारा होता है जो लगातार अनेक पूर्ववर्ती दृष्टांतों से ग्रहण किए जाते हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था प्लेटो महोदय ने। विधि ऐसा तर्क है जिस पर इच्छाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये किसने कहा था? तो ये अरस्तू महोदय ने कहा था। मार्सिलियो ने क्या कहा था? मार्सिलियो ने विधि के दो स्वरूप बतलाए थे। प्रथम दैवीय बताया था और दूसरा लौकिक बताया था। तो लौकिक विधि जो होती है वो ये ऐसा आदेश है जिसका पालन ना करने पर या उस आज्ञा के विरुद्ध कार्य करने पर क्या किया जाता है? दंड दिया जाता है। तो ये मार्सिलियो महोदय ने दो स्वरूप बताए थे, एक दैवीय और लौकिक। अगला देखेंगे, विधि वह शब्द है जिसे आदेश के रूप में देकर किसी कार्य को करने या ना करने के लिए कहा जाता है। ये किसने कहा था? ये कहा था हाफ महोदय ने कहा था। तो विधि एक ऐसा आदेश है जिसमें दंड की भावना निहित होती है। ये किसने कहा था? ये बेंथम ने कहा था कि विधि एक ऐसा आदेश है जिसमें दंड की भावना क्या होती है? निहित होती है। संप्रभु संपन्न सर्वोच्च शक्ति के आदेश ही क्या होते हैं? विधि होता है, विधि है। ये किसने कहा था? ये ऑस्टिन महोदय ने कहा था। और इसको हम लोग पीछे भी संप्रभुता वाले में देख लिए थे। उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून है। ये भी ऑस्टिन महोदय ने कहा था। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो विधियाँ नियमों का वह स्वरूप हैं जिसका पालन न्यायालयों द्वारा क्या किया जाता है? करवाया जाता है, या जिसको न्यायालय मान्यता प्रदान करता है और उसी के अनुसार क्या होता है? कार्य करते हैं। तो ये किसने कहा था? ये कहा था डायफी महोदय ने। अगला हम लोग देखेंगे, ऑस्टिन महोदय ने क्या कहा था कि कानून संप्रभुता की आज्ञा है। तो ये वही जो पीछे सेंटेंस था उसी का थोड़ा सा रूपांतरण है, दाएं बाएं कर दिया गया है, बाकी चीज़ें सेम है। पाउंड्स के शब्दों में अगर देखें तो न्याय के प्रशासन में जनता और नियमित न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त लागू किए गए नियमों को कानून कहते हैं। तो ये किसने कहा था? पाउंड महोदय ने कहा था। ग्रीन के अनुसार देखेंगे तो अधिकारों और कर्तव्यों की उस पद्धति को कानून कहा जा सकता है जिसे सरकार लागू करती है। ये किसने कहा था? तो ये ग्रीन के अनुसार। हालैंड के अनुसार अगर हम देखें तो आचरण के उन सामान्य नियमों को कानून कहते हैं जो मनुष्य के बाहरी आचरण से संबंधित रहते हैं और जिन्हें एक निश्चित सत्ता लागू करती है। यह निश्चित सत्ता राजनीतिक क्षेत्र की मानवीय सत्ताओं में क्या होती है? सर्वोच्च होती है। तो ये हालैंड महोदय ने कानून की व्याख्या की है। तो उपयुक्त जितनी भी परिभाषाएं हम लोगों ने देखी, तो उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि कानून राज्य द्वारा बनाए गए वे सुनिश्चित नियम हैं जो व्यक्ति, समाज व राज्य के पारस्परिक संबंधों को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा फाइनल डेफिनेशन जो है यहाँ से निकल करके आता है। कानून का संबंध व्यक्ति की बाहरी क्रियाओं से होता है तथा उनकी अवहेलना करने वालों को क्या किया जाता है? दंडित किया जाता है। तो ये दो चीज़ें जो है ऊपर दिए गए जितनी भी परिभाषाएं हैं उनसे हम ये लोग निष्कर्ष निकालते हैं इन दो सेंटेंसों में। अगला हम लोग देखेंगे कानून के तत्व। तो कानून की उपयुक्त व्याख्या और परिभाषा से कानून के निम्नलिखित तत्व स्पष्ट होते हैं। और वो तत्व कौन कौन से हैं? कि कानून में नागरिक समाज की व्याख्या क्या होती है? निहित होती है। और समाज की जो सामाजिक परिस्थितियां हैं वो कानून के माध्यम से परिलक्षित होती हैं। और कानून व्यक्ति के केवल बाह्य आचरण को ही क्या करता है? नियंत्रित करता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, इसी में से आपके क्वेश्चन बनते हैं। कानून क्या है? एक नियमों का समूह
समूह है और कानून का आधार राज्य की शक्ति या भौतिक दंड और दमन की क्षमता है, अर्थात कानून का उल्लंघन क्या है, दंडनीय अपराध है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से तत्व के रूप में देखेंगे। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे कानून के स्रोत की। ये कानून जो है बने कहाँ से, इनके स्रोत क्या हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बन करके आ जाता है। तो कानून के स्रोतों से तात्पर्य है उन साधनों से है जो कानून के निर्माण में सहायक सिद्ध होते हैं। तो वर्तमान युग हुआ, आधुनिक युग हुआ, तो वर्तमान युग या आधुनिक राज्य में जो कानून बनाने की शक्ति होती है प्रायः हम लोग देखते हैं किसको प्राप्त होती है, विधानमंडल को प्राप्त होती है, यानी कि जिसे हम लोग संसद बोलते हैं, ये कानून बनाती है। किंतु विधानमंडल के अतिरिक्त भी ऐसे अनेक सारे स्रोत हैं जो कि कानून बनाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उन्हीं सारी स्रोतों को हम लोगों को देखना है। तो उनमें से कुछ स्रोत निम्नलिखित हैं, जैसे कि रीति रिवाज और परंपरा। तो हम लोग जानते हैं भाई, जो रीति रिवाज होते हैं प्राचीन काल से चले आते हैं या प्राचीन काल से कुछ परंपराएं चली आ रही हैं, तो वो भी एज ए कानून के रूप में जो है मान लिए जाते हैं। तो जो रीति रिवाज हैं वो कानून या प्राचीन तथा महत्वपूर्ण स्रोत हैं। रीति रिवाज का निर्माण जो होता है वो नहीं होता है, वरन क्या है, ये विकास का परिणाम है। तो रीति रिवाज हम लोग बनाते नहीं हैं। रीति रिवाज जो है कंटिन्यू प्राचीन काल से चलती हुई कोई चीज़ें आ रही हैं और विकसित होते 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 वो एक नियम के रूप में हमारे यहाँ स्थापित हो गई हैं। तो समाज में प्रचलित वह रीति रिवाज जो पुराने समय से चला आ रहा है और उसे समाज में व्यापक समर्थन प्राप्त हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे कानून का रूप दे दिया जाता है। तो वेरी सिंपल है, आप लोगों को यहाँ से समझ में बिल्कुल आ गया होगा। इस प्रकार जो रीति रिवाज हैं, रीति रिवाज के निर्माण में ना तो किसी संगठन का योगदान होता है और ना ही उसे अपनाने या पालन करने के पीछे दंड की शक्ति होती है। एक क्रमिक विकास का परिणाम होता है जिसके पीछे समाज में व्यक्तियों का क्या होता है, नैतिक बल होता है। और ऐसे ही अनेक सारे रीति रिवाज हैं जिनका कानून के रूप में पालन होता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो रोम में 12 टेबल्स क्या हैं, रीति रिवाज हैं, और इसमें क्या होता है कि इसको जो है कानून के रूप में ही पालन किया जाता है। भारत में स्मृतियाँ देखोगे, मनुस्मृति, जैसे कि यहाँ पे एक कानून के रूप में, हिंदू कानून के रूप में यहाँ पर जो कुछ चीज़ें लिख दी गई हैं उसको भी हम लोग मानते हैं। ब्रिटेन में एक कॉमन लॉ है, तो कॉमन लॉ भी एक रीति रिवाज टाइप का ही है जो कि यहाँ पर कानून की तरह ही माना जाता है। तो ऐसे कानून को क्या कहा जाता है, तो ऐसे कानूनों को प्रथागत कानून कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो मैकाइवर ने इसके संबंध में यहाँ तक भी लिखा है कि कानून के विशाल ग्रंथ में राज्य केवल कुछ ही शब्द लिखता है और कहीं कहीं एकाध वाक्य कर देता है। ठीक है, एकाध वाक्य जो है कर देता है, लिख देता है। तो अब जो राज्य है वो केवल कुछ ही शब्द लिखता है, कहीं कहीं एकाध वाक्य भी लिख देता है। बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे प्राचीन काल में जो परंपराएं चल रही हैं, रीति रिवाज चल रहे हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को हम आगे ले जा करके कानून के रूप में मान्यता दे देते हैं। तो इस ग्रंथ के अधिकांश भागों की रचना में राज्य का कभी कोई हाथ नहीं होता है, परंतु राज्य जो है संपूर्ण ग्रंथ में क्या होता है, मर्यादित होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। दूसरा हम लोग देखेंगे स्रोत, तो वो है धर्म। तो कानून का स्रोत धर्म भी होता है। अब हम लोग देखेंगे कि धर्म से कानून कैसे जो है मिला या स्रोत कैसे है। तो धर्म परंपरागत कानून को धार्मिक विश्वास की मान्यता प्राप्त कर सबल बनाता है। इस प्रकार कानून तथा धर्म में क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि कानून को क्या करता है, धार्मिक विश्वास की मान्यता प्रदान करके क्या बनाता है, सबल बनाता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से सबल बनाने के नाते धर्म और कानून जो होता है उसमें घनिष्ठ संबंध जो है वो आ जाता है। तो प्राचीन काल में ईश्वर को ही समस्त सत्ता और कानून का क्या माना जाता था, निर्माता माना जाता था। अतः जो प्राधिकारी होते थे और धर्म शासक होते थे, उनके मध्य में जो अभिव्यक्त कानून होते थे, उन कानूनों का स्वरूप क्या होता था, दैवीय होता था। तो प्राचीन काल में धर्म और कानून में इतना संबंध था कि सभी कानूनों के पीछे जो है यहाँ क्या किया जाता था, धार्मिक मान्यता पर बल दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। आज भी अगर हम लोग देखें हिंदुओं में, हिंदू का कानून जो है वो हिंदू कोड बिल है, मनुस्मृति है। इस्लामी कानून में अगर देखेंगे तो किस पर आधारित है, शरीयत पर आधारित है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप लोग को बाय एग्जाम्पल जो है समझ लेना है। अगला जो स्रोत है वो है न्यायिक निर्णय। तो सामाजिक व्यवस्था का जटिल होने के कारण कभी कभी तो जो रीति रिवाज होते हैं, रीति रिवाजों में जो है क्या हो जाता है, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इस संघर्ष के कारण ही क्या क्या होता है कि रीति रिवाजों पर
संदेह की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए समाज के जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनकी सलाह ली जाती है और जिनका निर्णय क्या होता है वो सर्वमान्य होता है। ऐसे नियमों को कानूनी दृष्टांतों का रूप लिया जाता है और इसके बाद उपस्थित विवादों को सुलझाने में इन दृष्टांतों का क्या किया जाता है, अनुसरण किया जाता है। तो इस प्रकार न्यायिक निर्णयों ने क्या किया है भाई, कानून का रूप धारण कर लिया है। अगला जो स्रोत है वो है कानूनी टीकाएं। तो प्रदेश में कानून के ज्ञाता कठिन कानूनों के रूप में अस्पष्ट करने हेतु कानून की व्याख्या कर ग्रंथों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिन्हें कि क्या कहा जाता है, कानूनी टीकाएं कहा जाता है। तो जो टीकाकार होते हैं कानून के आधारभूत अमूर्त सिद्धांतों की विवेचना करते हैं और जो उसका यथार्थ स्वरूप होता है उस पर प्रकाश डालते हैं और न्याय और कल्याण की दृष्टि से क्या करते हैं, उसे मान्यता देते हैं। तो न्यायाधीश की आवश्यकता पड़ने पर टीकाओं को मान्यता देकर अपने निर्णय में इसका उल्लेख करते हैं और इस प्रकार की जो टीकाएं होती हैं वो कानून के विकास में क्या करती हैं, बहुत ही सहायता करती हैं। ब्रिटेन में सर एडवर्ड कोक और ब्लैक स्टोन और डाइसी आदि ऐसे महान टीकाकार हैं। आदि महान टीकाकारों की व्याख्याओं ने क्या किया है, कानून में बहुत कुछ संशोधन यहाँ पर किया है। हिंदुओं में अगर देखा जाए तो मिताक्षरा हो गया, दाय भाग हो गया। मुसलमानों में अगर देखा जाए तो फतवा आलमगीरी हो गया। ये सारे क्या हैं, ये सारे कानूनी टीकाएं हैं जो कि कानून के विकास में बहुत सारी सहायता जो है यहाँ पर कर रही हैं। अगला जो स्रोत है वो है समन्वय नीति या फिर औचित्य। तो कभी कभी न्यायाधीशों के समक्ष ऐसे भी विवादास्पद मामले आ जाते हैं कि जिनका हल वर्तमान कानूनों के आधार पर करना जो है संभव नहीं होता है। तो ऐसे समय पर न्यायाधीश क्या करते हैं भाई, कि अपने विवेक के आधार पर निर्णय करते हैं और इस विवेक के पीछे क्या होता है, उनका अनुभव और न्याय की सामान्य मान्यता, इसी के आधार पर ही वो निर्णय देते हैं और इसी आधार पर दिया गया निर्णय ही क्या होता है, औचित्यपूर्ण निर्णय कहलाता है। तो इस संबंध में जो निर्णय होता है और औचित्यपूर्ण निर्णय होता है उसमें भेद कर लेना आवश्यक है, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा मूलभूत अंतर है। निर्णय से तात्पर्य उस फैसले से है जिसे कि न्यायाधीश संविधान द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत देता है और औचित्यपूर्ण निर्णय से तात्पर्य क्या होता है, ऐसे फैसले से है जिसका निर्णय संविधान द्वारा व्याख्यायित कानूनों के आधार पर साधारणतः नहीं किया जाता है या नहीं किया जा सकता है, अर्थात वह विवाद जो पेचीदा होता है और जिसका समाधान संवैधानिक नियमों के आधार पर करना संभव ना हो। तो ये दो अंतर हैं काफ़ी महत्वपूर्ण जो कि आपको यहाँ से समझ लेना है। इस प्रकार जो औचित्यपूर्ण निर्णय होते हैं, औचित्यपूर्ण निर्णय द्वारा कानून का विकास होता है और अनुपयुक्त कानूनों में क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है और परिवर्तन भी होता है। ब्रिटेन में तो जो कानून है, कानून के विकास में औचित्यपूर्ण निर्णयों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान वहाँ पर रहा है। कहाँ पर, ब्रिटेन में। अगला जो स्रोत है वो है व्यवस्थापन। तो व्यवस्थापन कानून का क्या होता है, सबसे बड़ा स्रोत होता है। प्राचीन काल में जो राजा होते थे, राजा ही क्या होता था, सर्वे सर्वा होता था, जिसके द्वारा कानून का निर्माण किया जाता था और जनता को कानून निर्माण में कोई स्थान नहीं दिया जाता था। लेकिन जो वर्तमान समय है, वर्तमान समय में राज्य में व्यवस्थापन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। इसमें जो व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, जनता के प्रतिनिधि ही होते हैं। इस प्रकार अब जनता जो है व्यवस्थापन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। आज जो है प्रत्येक देश में विधानमंडल द्वारा क्या किया जा रहा है, कानून बनाया जा रहा है और एकमात्र स्रोत के रूप में यही जो है धारण करता है, एकमात्र जो है यही स्रोत है कानून बनाने का। तो इस प्रकार उपर्युक्त जितने भी सभी स्रोत हैं उनको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जो आधुनिक युग है, आधुनिक युग में विधानमंडल सबसे महत्वपूर्ण कानून निर्माणी संस्था है, परंतु अन्य स्रोत भी कानून निर्माण तथा संशोधन तथा नए कानूनों को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो आधुनिक युग में जो मेन रोल है वो किसका हो गया है, विधानमंडल का, संसद का, विधायिका का कानून बनाने के रूप में। अगला जो पॉइंट है हमारे इस सिलेबस में वो है कानून और नैतिकता। तो कानून और नैतिकता पर भी थोड़ी सी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। कानून और नैतिकता क्या होता है भाई, परस्पर जुड़े होने के कारण मानव समाज के सभी सदस्यों के बीच संबंधों के क्रम को क्या करते हैं, विनियमित करते हैं। कानून वास्तव में क्या है, व्यवहार के तकनीकी मानदंड हैं जो राज्य के कानूनों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। नैतिकता क्या होती है, मानव व्यवहार का सामाजिक और नैतिक मानदंड है जो लोगों के संबंधों के क्षेत्र को शामिल करता है। तो ये हो गया कानून और नैतिकता। तो कानून और जो नैतिकता होती है इसका जो सह संबंध है वो किसी भी समाज की मुख्य समस्याओं में से
एक है कि कानून के साथ-साथ नैतिकता जो है वहाँ पर होनी चाहिए। तो जो कानूनी मानदंड है, कानूनी मानदंड के कार्यान्वयन को एक विशेष राज्य तंत्र द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है और नैतिकता, मानदंड और नियमों का पालन जनता की राय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो कानूनी मानदंड है, उनके क्रियान्वयन को एक विशेष राज्य तंत्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यहाँ पर अंतर इसलिए समझ लेना काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और जो नैतिकता मानदंड और नियम हैं उनका पालन जनता की राय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो है इसमें डिफरेंस है। नैतिकता की सार्वभौमिक सामग्री होता है और सामग्री का सुनहरा नियम सबसे अच्छी तरह से ज्ञात सत्य द्वारा व्यक्त किया गया है। लोगों से वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि वो आपके साथ करें। तो ये बातें जो है आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे। तो प्राचीन समय में अगर देखा जाए तो कानून और नैतिकता की अवधारणाएं लगभग समान थीं। कानून का पालन सबसे बड़ा गुण माना जाता था। मध्य युग में कानून और नैतिकता का संबंध शब्द अब पर्यायवाची नहीं है। तो नैतिक सिद्धांतों से काफ़ी स्वायत्त कानून की व्यवस्था के गठन का युग भी शुरू हो गया, लेकिन कानून और नैतिकता सिद्धांत दोनों की शुद्धता की कसौटी एक थी, परमेश्वर के कानून का अनुपालन। तो ये दोनों में सेम थी। कानून और नैतिकता बाहर से दिखाई नहीं देते हैं भाई, लेकिन वे समाज और समाज के विकास के क्या हैं, उत्पाद हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नैतिकता और कानून का जो परस्पर संबंध है वो जटिल है और उनके बीच क्या होता है, एक करीबी का रिश्ता होता है जिसमें निम्नलिखित घटक पाए जाते हैं। कौन कौन से घटक पाए जाते हैं भाई, तो वो है एकता, बातचीत, मतभेद और विरोध।